Good morning friends, I am हरवीर सरादना. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 7 और 8 जून के करंट अफेयर्स की. तो देखिए 7 व 8 जून के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं. तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन, हाल ही में वेस अनसोल्ड का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों. तो आप भी कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ आंसर लिखते चलें. तो देखिए हाल ही में वेस अनसोल्ड का निधन हो गया, वह बास्केटबॉल से जुड़े हुए थे. तो ये आपको ध्यान रखना होगा. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. तो देखिए हाल ही में ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स यानी बाफ्टा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं. यानी जो ब्रिटिश जो टेलीविज़न अकेडमी है, जो फिल्म पुरस्कार आदि वितरित करती है, उसके सबसे कम आयु के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. तो उनका क्या नाम है दोस्तों? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं. तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कृष्णेंद्र मजूमदार. ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपए की ग्रामीण कायाकल्प योजना का कार्यान्वयन किया है? तो दोस्तों 300 करोड़ रुपए की ग्रामीण योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, आप भी आंसर देते रहिए. तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झारखंड. तो देखिए झारखंड ने अभी हाल ही में 300 करोड़ रुपए की ग्रामीण योजना शुरू की है. बात करते हैं दोस्तों झारखंड की. तो देखिए झारखंड के सीएम कौन है? झारखंड के दोस्तों हेमंत सोरेन हैं. और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू. और झारखंड की कैपिटल आप जानते ही हो, झारखंड की कैपिटल है रांची. तो आपको इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों. तो हाल ही में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया है. स्कॉट मॉरिसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों वर्चुअल समिट आप जान ही गए होंगे, कई बार हमने बात करी है. जो ऑनलाइन समिट होता है उसे वर्चुअल या आभासी समिट कहते हैं. तो यहाँ पर आपसे स्कॉट मॉरिसन के बारे में पूछा गया है. तो ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, ये आपको ध्यान रखना है. ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ के पीएम तो स्कॉट मॉरिसन ही हैं. और यहाँ की कैपिटल दोस्तों कैनबरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है. इसके बाद हम बात करते हैं. तो देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है दोस्तों, जो मालाबार सैन्य अभ्यास, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है भारत, जापान और अमेरिका के मध्य, उसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर की है. तो उस पर भी विचार किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं दोस्तों. तो हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आयात में कटौती करने के लिए कितने क्षेत्रों की पहचान की है? तो दोस्तों आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कुछ क्षेत्रों में क्या किया है? आयात में कटौती करने की पहचान की है. तो वो कितने क्षेत्र हैं जिनमें कटौती की पहचान की है? दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे तो काफ़ी क्षेत्रों में आयात नहीं करना पड़ेगा, और वो चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भारत के अंदर ही बनना शुरू हो जाएंगी. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 10 क्षेत्रों में कटौती की बात की है. 10 क्षेत्रों से संबंधित आयात नहीं किया जाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. तो देखिए हाल ही में बायोकॉन की एमडी को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा है. उनका नाम क्या है? दोस्तों बायोकॉन कंपनी है जो मेनली
जेनेरिक दवाएं बनाती है। जेनेरिक दवाएं दोस्तों क्या होती हैं, वैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जेनेरिक दवाएं जो ये अन्य दवाएं होती हैं, इनसे करीब 10% डाउन 10 टाइम डाउन होती हैं रेट में। तो दोस्तों ये जो बायोकॉन की एमडी है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो देखिए आपके सामने एक बार मैं ऑप्शन रखता हूं। तो देखिए ऑप्शन आपको चारों दिखाई दे रहे होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, किरण मजूमदार। तो बायोकॉन की एमडी कौन है दोस्तों? किरण मजूमदार। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 2022 का महिला एशिया कप किस देश में आयोजित होगा? तो दोस्तों 2022 का महिला एशिया कप अपने देश भारत में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए अम्फान चक्रवात से सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कितने प्रतिशत ध्वस्त हो गया है? दोस्तों अभी हाल ही में आपको बताया गया था कि भाई अम्फान चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा है, जिसने एक तो पश्चिम बंगाल वाले 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया, और ओडिशा में भी काफ़ी नुकसान किया था। और इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक निसर्ग भी दोस्तों अभी अरब सागर से उठा है, जो मुंबई में मेनली उसने थोड़ा बहुत नुकसान किया है, और उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। निसर्ग नाम दिया है दोस्तों बांग्लादेश ने, अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने। तो देखिए अम्फान चक्रवात से सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को कितना % हानि हुई है? तो देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28%। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, वहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़, और कैपिटल कोलकाता है, ये आप जानते ही हो। तो सीएम तो ममता बनर्जी, और गवर्नर जगदीप धनखड़, और कैपिटल कोलकाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखिए यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य भारत बनने वाला है। इससे पहले कौन सा देश यूएनएससी का अस्थायी सदस्य था, जिसकी जगह अब भारत लेगा? दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं यूएनएससी में 5 तो होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, और बाकी दोस्तों अस्थायी सदस्य भी होते हैं। हर देश का 2-2 वर्ष का कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यता के तौर पर। तो अभी दोस्तों एक देश का कार्यकाल पूरा होने वाला है, उसकी जगह भारत लेगा। तो वो कौन सा देश है जिसका कार्यकाल अभी पूरा हुआ है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो दोस्तों इंडोनेशिया का कार्यकाल अभी समाप्त होने हुआ है, और इसके जगह अब भारत अस्थायी सदस्य बनेगा। और भारत इसमें अब यूएनएससी का सदस्य रहते हुए आतंकवाद पर मुख्य रूप से क्या करेगा? चर्चा करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए कौन से स्पोर्ट्समैन्स बिलियनियर बनने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बने हैं? दोस्तों देखिए यानी 1 बिलियन अर्निंग करने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये अभी तक एक तो टाइगर वुड्स बिलियनियर्स बने थे, एक खिलाड़ी और थे दोस्तों। उसके बाद अभी तीसरे कौन से बिलियनियर्स बने हैं दोस्तों? ये रोनाल्डो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक बिलियनियर्स की लिस्ट आई थी, उसमें सबसे टॉप पर कौन रहा था दोस्तों? उसमें रहा था रोजर फेडरर, और उसमें विराट कोहली रहा था दोस्तों कौन से नंबर पर? 66 नंबर पर। लेकिन जो अर्निंग की गई है 1 वर्ष के दौरान 1 बिलियन की, उसमें रोनाल्डो रहा है। तो ये तीसरा ही खिलाड़ी बना है वर्ल्ड का, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। तो अवैध यानी बिना लाइसेंस और अनियमित मछली पकड़ने के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में 1 था, जो आपसे पूछा जाता है रेगुलर, इसके बारे में आपको बताना है।
तो ये क्वेश्चन नंबर इसको 1 कर दीजिए। इसका आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। कब मनाया जाता है अवैध यानी बिना लाइसेंस और अनियमित मछली पकड़ने के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस? ये आपको जवाब देना है। आज मैंने बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक ही क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। आपको मैक्सिमम लिखना है और अपने अंदर कॉन्फिडेंट जो होता है वो डेवलप करना है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं सैटरडे को जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में। तो देखिए, हाल ही में 100 डेज में 5G परीक्षण शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो देखिए, आपको इसका राइट आंसर बताना था। कई स्टूडेंटों ने काफ़ी डिटेल से भी लिखा है और पूरा लिखा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रविशंकर प्रसाद। दोस्तों, रविशंकर प्रसाद क्या है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और कानून मंत्री हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया था कि आर्कटिक क्षेत्र में तेल रिसाव, आर्कटिक क्षेत्र में तेल रिसाव 100 शब्द में ये आपसे लिखवाया था। तो दोस्तों, ये क्या हुआ है, ये रूस की आर्कटिक क्षेत्र में रूस की एक नदी है अम्बरनाया नदी। उसमें क्या एक टैंकर की दुर्घटना के कारण तेल का बहुत ज़्यादा रिसाव हो गया है और जो ये नदी बहती है वहाँ का जो क्षेत्र है वो काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। यानी वहाँ पर एक माचिस की तिल्ली भी पड़ गई तो उससे भी पूरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से रसिया ने क्या किया है, आपातकाल घोषित कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, हम थोड़ा इसके बारे में शॉर्टली जानते हैं। रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित अम्बरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना के बाद रूसी राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। नेक्स्ट देखते हैं इसी में दोस्तों, अम्बरनाया नदी जिसमें तेल रिसाव हुआ है, पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है। 20,000 टन डीजल फैलने के बाद नदी की सतह गहरी लाल रंग की हो गई है। 20,000 टन डीजल दोस्तों यहाँ पर फैला है, इसलिए नदी की सतह कैसी हो गई, गहरी लाल हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, आगे चलते हैं हम। नोरिल्स्क नगर जो आर्कटिक सर्किल के ऊपर स्थित है, उसके पास एक बिजली संयंत्र के ईंधन टैंक के गिर जाने के कारण यह घटना हुई है। दोस्तों, नोरिल्स्क एक नगर है, वहाँ पर क्या एक बिजली संयंत्र स्थापित है, वहाँ से एक डीजल टैंक है जो गिर गया, इस कारण से ये घटना हुई है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, यह दुर्घटना आधुनिक रूसी इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिसाव की घटना है। इससे पहले 1994 में जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसका रिसाव भी महीनों तक हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट खबर की दोस्तों। तो देखिए, साल भर 60 अभियान। दोस्तों, साल भर 60 अभियान चलाया गया है। हरिद्वार की एक 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता है, जलवायु कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे के द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है। इसका मेन मोटिव क्या है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वायु में 2.5 ppm वाले 2.5 ppm वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनका लेवल 60 माइक्रोग्राम पर रखना। क्योंकि दिल्ली में तो बहुत अप लेवल तक चला जाता है, अभी लॉकडाउन के कारण ये काफ़ी नीचे आ गया है, 60 के आसपास आ गया है। तो जो ये साल भर 60 अभियान है, इसका मतलब ये है कि साल भर जो 2.5 पार्टिकल्स हैं उसका क्या होना चाहिए दोस्तों, लेवल हमेशा 60 माइक्रोग्राम ही बना रहे। तो दोस्तों, ये कब शुरू किया गया? लॉकडाउन के 60वें दिन आरंभ किया गया है। रिद्धिमा पांडे, ये ध्यान रखना है आपको। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस अभियान को एक वेबसाइट जाटका.ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी एक वीडियो के माध्यम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, इस अभियान में सरकार ने शहरों में 2.5 pm पार्टिकल्स का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की जा रही है। गवर्नमेंट से ये मतलब डिमांड की जा रही है कि जो
2.5 पार्टिकल्स होते हैं, ppm पार्टिकल्स होते हैं, उनका लेवल कितना 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर ही रहना चाहिए, जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा 24 घंटे के लिए निर्धारित सुरक्षित सीमा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं त्रिपोली की। तो देखिए त्रिपोली के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए त्रिपोली क्या है दोस्तों, लीबिया की राजधानी है। अभी ये क्या है, लीबिया की संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार ने त्रिपोली शहर को हफ्तार उग्रवादियों से वापस लेने की घोषणा की है। दोस्तों UN यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा लीबिया की गवर्नमेंट जो समर्थित है, यानी जो यूनाइटेड नेशन चाहता है कि ये गवर्नमेंट लीबिया पर शासन करे, उसने क्या घोषणा की है दोस्तों कि वहाँ पर एक दल और है हफ्तार उग्रवादियों का, उनसे त्रिपोली को वापस लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी ये हफ्तार उग्रवादियों के पास, उनके कब्जे में है त्रिपोली, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए आइकोमिट पहल की बात, तो देखिए केंद्रीय विद्युत मंत्री ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आइकोमिट पहल की शुरुआत की थी। दोस्तों मैंने ये वर्ल्ड पर्यावरण डे में भी आपको थोड़ा समझाया था कि अभी हाल ही में कौन सी पहल का आरंभ किया गया है, आइकोमिट की। तो इसके प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं हम। यह भविष्य में सतत रूप से एक मजबूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए सभी हितधारकों एवं व्यक्तियों को ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट आह्वान है। दोस्तों इसका प्रमुख जो मोटिव है वो क्या है दोस्तों, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा ये पहल शुरू की गई है। आइकोमिट पहल से सरकारों, कंपनियों तथा बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक एवं व्यक्तियों आदि को इस जद में लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे, यानी एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो देखिए यह भारत सरकार की एक एनर्जी सर्विसेज कंपनी इसको है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए यह 100% सरकारी स्वामित्व वाली NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं पावर ग्रिड का एक संयुक्त उपक्रम है। दोस्तों ये NTPC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं पावर ग्रिड की एक क्या है, संयुक्त कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका गठन 2009 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। तो दोस्तों आपको मेन तो यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखना है कि EESL है वो क्या है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ऊर्जा दक्षता कंपनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। ये किस किस के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है, तो दोस्तों NTPC है, FPC है, इनका क्या है, ये संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इस पहल से भारत सरकार के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, भारत सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन कब स्टार्ट किया था, 2020 में। FAME योजना फर्स्ट और सेकंड, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, और दोस्तों आपको पता ही है सौर पार्क, अटल ज्योति योजना आदि योजनाओं को भी इसके साथ क्या जोड़ा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो
ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म। दोस्तों देखिए, ऑनलाइन कचरे का यानी जो वेस्ट होता है उसका प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट सही तरीके से करने के लिए दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए 5 जून क्या हुआ था दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो देखिए 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने तरल अपशिष्ट, खतरनाक एवं गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट तथा वायु प्रदूषकों के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत की है? तो आपको यहाँ पर जवाब देना होगा आंध्र प्रदेश। बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के दोस्तों अभी सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं दोस्तों विश्व भूषण हरिचंदन। कैपिटल है यहाँ की 3 कैपिटलें बनाई जाएंगी दोस्तों, एक तो अमरावती, एक विशाखापट्टनम और एक कुर्नूल। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का गलत नहीं हो सकता है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी नॉलेज बहुत ही यूनिक हो जाएगी दोस्तों। इसलिए आप रेगुलर करंट अफेयर्स देखा करो और लिखते रहा करो। यहाँ से आपकी नेशनल और इंटरनेशनल जीके भी करीब 60 से 70% कवर होती है दोस्तों। और ये भी आपको ध्यान रखना है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी हमारे सब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं, यहाँ तक कि साइंस भी, वो सभी चर्चित मुद्दों से आते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भाई की, किसी बहन की लाइफ सेटल हो सकती है, अच्छी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।